नमस्ते बच्चों। आज हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करने वाले थे, तो इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा में वैदिक शिक्षा की बात करेंगे और बौद्धकालीन शिक्षा की बात करेंगे, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और अभी हम लोगों ने मुस्लिम कालीन शिक्षा को पढ़ा है। अब तीनों ही शिक्षाओं में जो अंतर है उसी का अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग समानता के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर विभिन्नता के बारे में जानेंगे कि समानता क्या है। इन तीनों में ही बहुत सारी समानताएं हैं। तीनों ही शिक्षा में आप देखेंगे बहुत सारी समानताएं हैं, और ये इनके बारे में एक एक करके हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला जो समानता है वो है प्राचीन भारतीय शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा दोनों ही धर्म प्रधान थी। धर्म प्रधान इसलिए थी क्योंकि वैदिक काल में आप लोगों ने देखा कि वेदों की शिक्षा या वैदिक धर्म की शिक्षा वहाँ पर महत्वपूर्ण थी, या उसी का प्रचार प्रसार करने के ऊपर जोर दिया जाता था, उसी की शिक्षा प्रदान की जाती थी। वेद उपनिषदों की शिक्षा प्रदान की जाती थी छात्रों को। और बौद्ध काल में आपने देखा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना महत्वपूर्ण था, और उसके बारे में अध्ययन, महात्मा बुद्ध के दिए हुए उपदेशों के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता था, और धार्मिक शिक्षा का वहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान था। जो लौकिक विषय होते हैं उनका स्थान यहाँ इससे गौण था। इसी तरीके से मध्यकालीन शिक्षा में यानी कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और उसकी शिक्षा महत्वपूर्ण थी। कुरान शरीफ का अध्ययन करना भी अनिवार्य था। दूसरा है प्राचीन भारतीय शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा दोनों का उद्देश्य धर्म के प्रसार और प्रचार से संबंधित था, जिसमें कि नैतिकता का विकास और संस्कृति का संरक्षण करना भी बहुत ही कट्टरता के साथ। मुस्लिम काल में हमने देखा कि अपनी संस्कृति का संरक्षण और उसका प्रसार, इस्लाम धर्म का प्रसार बहुत ही कट्टरता के साथ किया गया यहाँ पर भारत में। तीसरा है कि भारतीय जो शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा थी वो गुरुकुलों में दी जाती थी, बौद्ध कालीन शिक्षा मठों और विहारों में दी जाती थी, और मुस्लिम कालीन शिक्षा के लिए मकतब थे, मदरसे थे, खानकाहें थीं और दरगाहें थीं, यानी कुछ विशिष्ट शिक्षा संस्थाएं थीं। फारसी के विद्यालय हैं, अरबी के विद्यालय हैं, जहाँ पर कि ये शिक्षा उनको अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। अलग प्रकार की शिक्षा के लिए अलग विद्यालय होते थे। तीनों में ही हमने देखा कि एक प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय अलग होते हैं और उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय अलग होते हैं। वैदिक काल में आपने देखा उपनयन संस्कार होता है। जब शिक्षा आरंभ होती है बच्चे की तो उपनयन संस्कार होता है। ऐसे ही बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार होता है जब बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है। और मुस्लिम काल में भी जब बच्चे की शिक्षा प्रारंभ की जाती है तो बिस्मिल्लाह की रस्म होती है, जिसमें कि बच्चे की शिक्षा अक्षर ज्ञान या कुरान की आयतों को पढ़ने के साथ ही शुरू हो जाती है। पांचवा है इसमें कि शिक्षा जो थी पूरी तरीके से मौखिक थी तीनों ही कालों में, चाहे वो वैदिक काल हो, बौद्ध काल हो और मुस्लिम काल। तीनों कालों में ही शिक्षा जो थी वो मौखिक थी, यानी मुंह से बोलकर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। और ये व्यक्तिगत थी, यानी एक बार में एक बच्चे को पढ़ाते थे, और इसमें कोई कक्षावार बंटवारा या कक्षावार इनको विभक्त या विभाजित नहीं किया गया था, कि कोई अलग अलग कक्षाएं नहीं होती थी, जैसा कि आजकल के समय में होता है कि हम अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं और एक कक्षा का परीक्षा देने के बाद हम अगली कक्षा में जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था उस समय नहीं थी। यहाँ पर एक साथ बच्चों को बैठाते थे और व्यक्तिगत एक बार में एक बच्चे को पढ़ाया जाता था, और वो कक्षा में विभाजित नहीं होता था। जब बच्चे किसी पाठ को याद कर लेते थे तब वो अगले पाठ को अगला श्लोक या अगली चीज़ उनको पढ़ाई जाती थी। और जब वो सुना देता था, कंठस्थ करके अच्छे से रट के याद करके सुना देता था, तो माना जाता था कि उसका ज्ञान पूर्ण है। और जो भी उसके गुरु होते थे या शिक्षक होते थे या मौलवी साहब होते थे, वो उसके ज्ञान से ही संतुष्ट हो जाया करते थे। संतुष्ट होने के बाद उसको अगली पढ़ाई के लिए उसको उपयुक्त मानते थे। छठा है कि प्राचीन और मध्यकाल में जो शिक्षक थे वो अपने विषय के विशेषज्ञ होते थे, और प्राचीन मध्यकालीन और इसी तरीके से मुस्लिम काल में जो मौलवी साहब होते थे या शिक्षक होते थे वो भी अपने विषय के विशेषज्ञ होते थे, जो खास विषय को पढ़ाते थे। व्यावसायिक शिक्षा के को प्राचीन और मध्यकाल दोनों में ही उत्तम व्यवस्था थी। व्यावसायिक शिक्षा भी आपने वैदिक काल में भी देखा पढ़ाया जाता था। वैदिक लौकिक विषय पढ़ाए जाते थे और विशिष्ट विषय पढ़ाए जाते थे, व्यवसाय से संबंधित विषय पढ़ाए जाते थे। इसी तरीके से बौद्ध काल में और मुस्लिम काल में भी विभिन्न व्यवसायों की, ललित कलाओं की, हस्तकलाओं की शिक्षा दी जाती थी।
तो ये हो गई समानताएं। अगला है असमानताएं, जो कि इन तीनों ही प्राचीन कालीन शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा में अंतर को बताने के लिए है। अब इसमें भिन्नता क्या है या अंतर क्या है, क्या चीज़ प्राचीन काल में होता था लेकिन मुस्लिम काल में नहीं होता था, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा धार्मिक और आध्यात्मिकता प्रधान थी। यानी कि धर्म और आध्यात्मिकता क्या होती है कि ईश्वर को जानना और ईश्वर को पाने का मार्ग जानना, यानी मुक्ति और मोक्ष के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि हमको ज्ञान इसलिए प्राप्त करना है ताकि हम ईश्वर को जान सकें, और जिस कार्य से हम इस धरती पर आए हैं, जिस उद्देश्य से आए हैं, उस उद्देश्य को पूरा करके अपने इस जीवन के कर्तव्य को पूरा करके फिर से हम उस परमात्मा में जा कर के मिल जाएं। यही आध्यात्मिकता की शिक्षा इस प्राचीन काल में दी जाती थी। लेकिन मध्यकाल में जो था वो शिक्षा धार्मिक तो थी, यानी इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी, कुरान शरीफ भी पढ़ाया जाता था जो कि उनका धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन आध्यात्मिकता का अभाव यहाँ पर था। इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार पर जितना ध्यान दिया गया उतना आध्यात्मिकता पर ध्यान नहीं दिया गया था। दूसरा ये कि भारतीय शिक्षा में संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया जाता है, लेकिन मध्यकाल में केवल रटने पर यानी कि मानसिक विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। केवल बच्चों को रट लेना चाहिए, हर विषय को रटाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। चिंतन, मनन और निधिध्यासन पर ज़रा भी बल नहीं दिया जाता था। तो ये इसके तीन अंतर हो गए। अगला है प्राचीन भारत में लौकिक शिक्षा पर कम बल दिया गया था। लौकिक शिक्षा पर कम बल दिया गया था प्राचीन काल में, क्योंकि वहाँ पर आध्यात्मिकता और धार्मिकता के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, इसलिए लौकिक विषय जो थे उनको पढ़ाया तो जाता था लेकिन उनकी महत्ता या उनकी प्रधानता उस समय नहीं थी। लेकिन इसके उलट आप देखते हैं कि मध्यकाल में जब मुस्लिम कालीन शिक्षा है उसमें ललित कलाओं, हस्तकलाओं, व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जो कि प्राचीन काल में नहीं दिया गया था। प्राचीन काल में शिक्षक पर ही शिक्षा के संचालन और प्रबंधन का पूर्ण दायित्व होता था, यानी गुरुकुल के जो गुरु होते थे वही गुरुकुल के सभी कार्यों को करते थे, यानी प्रवेश लेना छात्रों का, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके दिनचर्या का निर्धारण भी वही करते थे, और उनका जब वो समावर्तन संस्कार होता था तो वो भी उन्हीं के विचारों के अनुसार होता था या उन्हीं की आज्ञा के आधार पर किया जाता था। लेकिन मध्यकाल में शिक्षा का संचालन और प्रबंध जो था वो शासकीय हस्तक्षेप यानी राजा का नियंत्रण शिक्षा के ऊपर था, और राजा के निर्देश के अनुसार ही शिक्षा का संचालन और प्रबंधन किया जाता था। एक और बात है कि प्राचीन काल में प्रभाववादी अनुशासन था, यानी गुरु का प्रभाव इतना ज़्यादा छात्रों के ऊपर होता था कि वो कोई गलत काम सोच भी नहीं सकते थे, यानी उनके विचार में ही ऐसा कोई गलत कार्य नहीं आता था, गलत बात नहीं आती थी जिससे कि गुरु को कष्ट होगा, इसलिए बच्चे अपने विचार में भी ऐसी बातें नहीं लाते थे। लेकिन मध्यकाल में जो अनुशासन था वो दमनात्मक था, यानी दमनवादी था। बच्चों की इच्छाओं को, उनकी बातों को दबा दिया जाता था, उनकी जिज्ञासाओं को दबा दिया जाता था। कठोर अनुशासन था जिसमें कि कठोर शारीरिक दंड उनको दिया जाता था, बेंत से मारना, मुर्गा बना देना या मारना पीटना। ये जो कठोर अनुशासन है वो हमको मुस्लिम कालीन शिक्षा में दिखाई देता है, जो कि प्राचीन काल में नहीं था, जिसमें कि मारना पीटना पूरी तरीके से निषेध था, यानी मना था। मारा पीटा बिल्कुल भी शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था, और आज के समय में भी हम देखते हैं कि शारीरिक दंड देना मना है या उसके ऊपर प्रतिबंध है। आखिरी है कि प्राचीन काल में जो छात्र होते थे वो ब्रह्मचारी होते थे। ब्रह्मचारी यानी कि जब तक वो अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर लेते थे गुरुकुल की, तब तक वो विवाह नहीं कर सकते थे और कठोर जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि बहुत ही सादा सरल, न पैरों में चप्पल होते थे। वो जंगल के रास्ते से होकर नगर में जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, और उन्हीं नंगे पैरों से वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, चाहे सर्दी हो, धूप हो, बरसात हो। छतरी ले नहीं सकते थे, आँखों में काजल नहीं लगा सकते थे, बदन पे इत्र नहीं लगा सकते थे, कोई भी सुगंधित पदार्थ का उपयोग नहीं करते थे, विलासिता की वस्तुओं का उपयोग नहीं करते थे, बहुत ही साधारण वस्त्रों को पहनते थे और सादा ही भोजन भी करते थे। भोजन का प्रबंध भी खुद करते थे, गाय को चराना, दूहना, उसके भोजन की व्यवस्था करना
और गुरुकुल के भोजन की व्यवस्था, साफ सफाई, गुरु की सेवा, इतने कठोर जीवन में वो जीते थे जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन मध्यकाल में हम देखते हैं कि ना तो बच्चे ब्रह्मचारी उस समय होते थे, यानी कि वो विवाह भी करते थे, उनकी गृहस्थी भी चलती थी, साथ में पढ़ाई भी चलती थी। वो बहुत ही विलासी जीवन भी व्यतीत करते थे। काजल लगाना, इत्र लगाना, सिर पे टोपी पहनना हो, चाहे पैरों में जूतियाँ या कशीदेकारी चप्पलें, और पैर में जो नागरे वगैरह होते हैं वो पहनना, या अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे भोजन करना, वो सारी ही चीज़ों का वो उपयोग करते थे। यानी कि एक बहुत ही आरामदायक जीवन को जीते हुए वो अपना अध्ययन पूर्ण करते थे। तो इस तरीके से ये जो पाठ है वो पूरा हुआ। आशा करते हैं कि मैंने जो आपको समझाया है वो आपके समझ में पूरी तरीके से आया होगा। जहाँ कहीं ना आए कोई बात तो आप लोग ज़रूर पूछिए और मुझको बताइए कि आपको कहाँ पर क्या नहीं समझ में आया, मैं दोबारा उसको समझाऊंगी। और आप लोग कॉपी में काम भी करिए। कई बच्चे कॉपी में काम करके नहीं दिखा रहे हैं, तो मैं उनसे फिर से कहूँगी कि कॉपी में काम करते चलिए। जो पढ़ाया गया है वो दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा किसी भी विषय में। और ये पढ़ाई हो सकता है अभी जुलाई में भी आपको ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी होगी, हो सकता है ऐसा। अगर तब तक कोरोना का इलाज नहीं मिल पाता है अगर, तब भी हो सकता है कि हम लोगों को ऑनलाइन ही पढ़ना और पढ़ाना पड़े। तो आप अगर इस तरीके से अपनी पढ़ाई को लगातार चलाते रहेंगे तो आपको भी आसानी होगी, और हमारी शिक्षा जो है वो समय से, हमारी पढ़ाई भी बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हम कोर्स पूरा पढ़ सकेंगे। तो इसमें हमने अभ्यास के प्रश्न हमने सभी कुछ पहले से ही आपको भेज दिया था। अगर आपने किताब खरीद ली हो तो उसमें से आप बहुविकल्पी प्रश्न याद कर लीजिए। निश्चित उत्तरीय प्रश्न याद करिए जिसके उत्तर आपकी किताब में पहले से दिए हुए हैं। अति लघु प्रश्नों के उत्तर भी आप लिख लीजिए, और लघु उत्तरीय प्रश्नों, सारे लघु उत्तरीय प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न, मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या थे और आधुनिक युग में उसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आप कॉपी में लिखेंगे। मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से बताइए, दूसरा प्रश्न लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, मुस्लिम काल में प्रचलित प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा का वर्णन करते हुए संरचना को स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार से वहाँ पर मकतब और मदरसे के बारे में डिटेल में आपको यानी विस्तार से लिखना है इस विषय में। इसके बाद आपको मुस्लिम कालीन शिक्षा का मूल्यांकन, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा था, गुणों और अवगुणों को स्पष्ट करना है। प्राचीन और मध्यकालीन की शैक्षिक विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन, अभी हम लोग ने पढ़ा, वो पढ़ना है आपको। और आखिरी प्रश्न, मुस्लिम शिक्षा ने आधुनिक भारतीय शिक्षा को प्रभावित किया है, यानी आज के समय में जिसका योगदान अभी हम लोगों ने पढ़ा था, किन किन चीज़ों को हमारी शिक्षा ने अपनाया है जो कि मुस्लिम कालीन शिक्षा से संबंधित है, उसको आपको इस उत्तर में लिखना है। इसके बाद हम लोग सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे। ये तो आपका होता तो अब एक ही पेपर है, लेकिन ये खंड का था, और अब इसके बाद हम लोग खंड ख यानी कि मनोविज्ञान पढ़ेंगे। ये आप लोगों ने आधुनिक शैक्षिक विचारधारा का विकास पढ़ा है। विकास के इसके 3 पाठ हम लोग ने पढ़ लिए हैं। पहला, दूसरा और तीसरा पाठ हम लोग ने पूरा कर लिया है। अब हम लोग खंड ख में मनोविज्ञान में सीखना पाठ जो है उसको पढ़ेंगे। तो इतना काम आप लोग पूरा कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। आप लोगों से एक और विनती है कि आप लोग आजकल अपने घरों में हैं तो पढ़ाई के साथ साथ प्रतिदिन योगा भी करें, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप अवसाद और निराशा से दूर रह सकें। घर में रहते रहते कई बच्चे अवसाद में और डिप्रेशन में आ जा रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि वो सुबह जल्दी उठें। 4-5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक भी अगर आप उठ जाते हैं तो अच्छा है। टीवी पर भी योगा का कार्यक्रम इंडिया टीवी पर आता है, जिसमें स्वामी रामदेव योगा करते हुए दिखते हैं, तो आप उनसे भी योगा सीख सकते हैं। कुछ नहीं तो स्कूल में जो पीटी कराई जाती थी उसको आप प्रतिदिन अपने घरों में करिए, अपने घर के लोगों के साथ करिए, ताकि वो भी स्वस्थ रहें और आप भी स्वस्थ रहें। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।